करता हूं कि पिता की दौलत पे क्या घमंड करना। पिता की दौलत पे क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत हमारी हो और घमंड मेरा नाम अब्दुल शब्बीर है। मैं कर्नाटका से बिलोंग करता हूं, मतलब बेंगलोर और हैदराबाद के बीच में एक सिटी है बल्लारी, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। ज्यादा हैदराबाद में रहता हूं क्योंकि मुझे हैदराबाद बहुत पसंद है और वहां की लड़कियां भी। जो के पार्ट अब तो शादी हो गई, अब कुछ नहीं कर सकते, सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो मुझे एट द एज ऑफ 14 जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तो मुझे एक सपना था कि मुझे करोड़पति बनना है। क्योंकि बचपन से जो मेरे मदर पे, मेरे फादर पे जो मुसीबतें आती थी, वो सारी मुसीबतों को बचपन से देख के 8th स्टैंडर्ड में मुझे एक सपना आया कि ये जो जिंदगी है इसको बदलना है तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। 8th स्टैंडर्ड की उम्र में, 14 साल की उम्र में मुझे एक सपना आया कि आई वांट टू बिकम ए करोड़पति। करोड़पति बनना है। किसको निपटाऊंगा, किसका घर डूबूंगा, आई डोंट नो, बट मुझे करोड़पति बनना है। बट आई वॉज अफ्रेड ऑफ प्लेटफॉर्म। 10th स्टैंडर्ड मेरा कंप्लीट हुआ, 12th मेरा कंप्लीट हुआ। अब जैसे ही मैं डिग्री फर्स्ट सेम में गया, बीबीएम फर्स्ट ईयर में, देखो मैं घर की कहानियां, हम कितने थे, हमारे ताया कितने थे, ताइबा कितने थे, दादा कौन थे, इसकी जरूरत नहीं है, राइट। 30 मिनट के अंदर ऐसा कुछ आपको मैं बता के जाऊं कि आप उसको अप्लाई करके मार्केट के अंदर आप भी यहां तक आ सको, राइट। ओके, तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं ताकि आपको मैं बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकूं, राइट। तो जब मैं बीबीएम फर्स्ट सेम में गया, यहाँ पे बीबीए कहते हैं, शायद हमारे यहाँ बीबीएम कहते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। जब मैं बीबीएम फर्स्ट सेम में गया तो मेरे दिमाग में एक चीज आ गई कि भाई अगर मैं आज से काम करने लगूंगा तो 25-26 साल की उम्र के अंदर मैं करोड़पति बन सकता हूं, राइट। आज से काम करूंगा तो बीबीएम फर्स्ट ईयर में गया तो मेरा सिर्फ एक काम था, कॉलेज को जाओ, लेक्चरर्स के पूछो को जॉब करूं या बिजनेस करूं, जॉब करूं या बिजनेस करूं। क्योंकि मेरे जहन में एक चीज थी कि घर में हमारे पूरे किराना शॉप्स थे, मतलब जनरल स्टोर्स हमारे थे। अब बिजनेस के अंदर सक्सेस नहीं मिल रहा था। हमारे जहन में क्या था, मेरे दिमाग में क्या था कि बिजनेस में तो कोई करोड़पति नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मेरे फादर का किराना शॉप है, करोड़पति बन नहीं रहे। मेरे चाचा का किराना शॉप है, करोड़पति बन नहीं रहे। जो भी पैसा आ रहा है री इन्वेस्ट हो रहा है, घर के लिए, पेट के लिए चल रहा है, कॉलेज स्कूल के लिए चल रहा है, कुछ हो नहीं रहा। तो मेरे दिमाग में एक चीज आ गई बचपन में ही कि बिजनेस में कोई करोड़पति नहीं बन सकता, जो जॉब होल्डर होता है वो करोड़पति होता है। मुझे बाद में जाके पता चला कि इसकी चड्डी अंदर से फटी होती है। अब मुझे क्या लगा कि भाई ये जॉब होल्डर जो होते हैं, अच्छे कपड़े इंसर्ट करके, कांच के कैबिन में, लैपटॉप के सामने, एसी के नीचे, जबरदस्त ऐंठ के बैठते हैं, राइट। तो शायद ये करोड़पति होंगे। अब मुझे भी जॉब होल्डर बनना है, तो मैं कंफ्यूज था कि जॉब में करोड़पति बनना जाएगा या बिजनेस में करोड़पति बन सकते हैं। तो मैं जब भी कॉलेज को जाता था, मेरे लेक्चरर से एक ही सवाल करता था कि सर जॉब करूं या बिजनेस करूं। मेरे लेक्चरर एक ही जवाब देते थे, ना तो जॉब कर ना बिजनेस कर, पहले डिग्री कंप्लीट कर। मैं मेरे क्लासमेट को पूछता था कि यार जॉब में करोड़पति बन सकते हैं या बिजनेस में करोड़पति बन सकते हैं। तो मेरे दोस्त मुझे इतना प्यार से समझाते थे कि शब्बीर यार, पैसे कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है, कॉलेज की लाइफ एंजॉय कर, पहले डिग्री कंप्लीट कर। अब मैं एक दिन गया हमारे प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल को पूछा कि मैम आपको तो तजुर्बा इतना है, आप मुझे बताएं कि जॉब करूं या मैं बिजनेस करूं। तो प्रिंसिपल होती कैसी है आपको पता ही होगा, राइट। तो हमारे प्रिंसिपल ने बताया ज्यादा बात मत कर, पहले क्लासरूम में चल, राइट। तो एक दिन क्या हुआ हमारे कॉलेज के अंदर, जब मैं बीबीएम 3rd सेम में गया, 2nd ईयर के पहले सेम में, यानी 3rd सेम में जब मैं गया, तो हमारे कॉलेज को एक नया लेक्चरर आया। उस नए लेक्चरर को मैंने इतना क्लोज फ्रेंडशिप बनाया उनके साथ कि मैं पूछा सर, अब मैं थोड़ा दिमाग लगाया कि इनको भी अगर मैं सवाल करूंगा जॉब करूं या बिजनेस करूं तो ये भी मुझे वही डायलॉग मारेंगे कि पहले डिग्री कर। मैं थोड़ा दिमाग लगा के इनको डायरेक्टली नहीं गया, ऐसे आया। मैं बोला सर आप यहां आने से पहले कहां काम करते थे, राइट। उन्होंने बोला मैं मुंबई की गोदरेज इंफोटेक कंपनी में काम करता था। मैं पूछा सर आपको पैकेज कितना था एनुअली, तो उन्होंने बताया 6,82,000 का पैकेज था। मैं बोला आप पागल हो गए हो, 6,82,000 का पैकेज छोड़ के आप हमारी कॉलेज में, वो भी 3 महीने को 5,000 की सैलरी देती है एक सिलेबस के, समझ रहे हो।
हमारी कॉलेज में ऐसा था कि एक लेक्चरर एक सब्जेक्ट को 3 महीने में क्लोज करना है, तब उसको 5,000 रुपीज सैलरी मिलती है। तो एक एक लेक्चरर 3 सब्जेक्ट क्लोज करते थे तो 5,000 रुपए महीने की सैलरी हो गई उनकी। यस और नो? तो 3 सब्जेक्ट के 15,000 मिले 3 महीने के बाद। तो मैं बोला सर आप 6,82,000 छोड़ के आप यहां क्यों आए? तो उन्होंने बोला शब्बीर, जॉब के अंदर ऐसा होता है कि पैसे कितने भी कमाओ प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकते। मुझे प्रेशर हैंडल नहीं करना था, इसीलिए मैं यहां आया। तो अब उनको जो भी करना था मुझे पता नहीं था, पर मुझे एक सवाल पूछना था कि सर जॉब करना है या बिजनेस करना है? मैं पूछा सर अब मुझे आप ये बताओ, एज ए ब्रदर, आप मुझे स्टूडेंट मत समझो, एक यंगर ब्रदर समझो, आप मुझे बताओ कि मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं। 15 दिन तक एवरी डे मैं पूछता गया। 15 डेज के बाद मेरा हाथ पकड़ के वो लेक्चरर एक क्लासरूम में लेके जाके डोर को लॉक करके मुझे बिठा के बोले, जिंदगी में कुछ भी कर मगर जॉब ना कर। अब देखो, मैं किसी भी जॉब होल्डर के खिलाफ नहीं हूं। मेरे उस्ताद ने जो बताया मैं आपको बता रहा हूं, मेरी कुछ गलती नहीं है। अगर उनका नंबर चाहिए तो मैं देके जा सकता हूं, लूटो उनको। राइट? तो हुआ क्या, बाद में मैं उनसे सवाल करा कि सर जॉब क्यों नहीं करना? जॉब बोले तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, राइट, और अच्छी अच्छी कैबिन में बैठते हैं, जॉब क्यों नहीं करना? नहीं करने का कुछ रीजन होता ना, क्यों नहीं करना? तो उन्होंने बताया, शब्बीर एक चीज बताऊं, जब स्टूडेंट होता है तो वो गन्ने की तरह रहता है। गन्ना समझते आप गुजरात में? गन्ना, शुगर केन हमेशा कड़क रहता है, कभी झुकेगा नहीं, वो कभी बेंड नहीं होता, राइट? स्टूडेंट जब स्टूडेंट रहता है तो वो शुगर केन की तरह, गन्ने की तरह स्ट्रेट रहता, किसी के आगे झुकता नहीं। क्यों? क्योंकि इसके जॉब में माता पिता का पैसा, पीछे किसी की बेटी, सिटी में कोई गवर्नमेंट का पार्क में कोई झाड़ के नीचे इसके कांड, राइट? इसीलिए ये किसी के आगे झुकेगा नहीं। तो जो चिल्ला रहे हैं सबको एक्सपीरियंस है, आई नो, राइट? तो इसीलिए ये गन्ना कभी बेंड नहीं होता। जैसे ये स्टूडेंट इसका डिग्री कंप्लीट होने के बाद या पीजी कंप्लीट होने के बाद ये अपने रेज्यूम के हाथ में पकड़ के किसी कंपनी के गेट के सामने इंटरव्यू देने के लिए जाता है, तो उस गन्ने को गन्ने की मशीन में, जूस निकालने वाली मशीन में रखे जैसा होता। अब निकालने वाला क्या करता? पहले सीधा रख के जूस निकालेगा, फिर फोल्ड करके घुसाएगा। अब कस्टमर टेस्ट मांगा तो फोल्ड किए गए गन्ने के बीच में नींबू भी रख के जूस निकालेगा। यस और नो? फिर चौथी बार ठोसेगा, 5वीं बार अगर कस्टमर और टेस्ट मांगा तो अदरक भी रख के जूस निकालेगा, घुमा के जूस निकालेगा। पूरा जूस निकलने के बाद जा बेटा दूसरी कंपनी देख ले। यही हाल होता है एक स्टूडेंट का। मेरे लेक्चरर ने मुझे बताया। मैंने बोला सर जिंदगी में कुछ भी कर लूंगा मगर गन्ना नहीं बनूंगा। आपको एक चीज बताऊं, मैं कर्नाटका जहां मैं रहता हूं, मेरा एजुकेशन सब वहीं हुआ। कर्नाटका के एक सर्वे आपको मैं बताता हूं। कर्नाटका में हर साल एवरी ईयर 2 लाख बच्चे पासिंग सर्टिफिकेट लेके इंजीनियर बन के बाहर आते हैं। इंजीनियरिंग की पासिंग सर्टिफिकेट लेके बाहर आते हैं। अब मेरे ख्याल से 2 लाख में से 1-1.5 लाख तो सिर्फ बेंगलुरु के ही होंगे, राइट? 2 लाख बच्चे इंजीनियरिंग की पासिंग सर्टिफिकेट लेके बाहर आते हैं कर्नाटका में एवरी ईयर। और उन 2 लाख बच्चों में 40,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको पॉलिटिकल रिकमेंडेशन के ऊपर जॉब मिलता है। और 1,60,000 बच्चों में और 40,000 बच्चे ऐसे हैं जो उनके माता पिता का बिजनेस कंटिन्यू करते हैं, कैरी ऑन करते हैं। और बच्चे कितने? 1,20,000 में हर साल कर्नाटका में 20,000 पास्ड इंजीनियर्स सुसाइड करते हैं और 1 लाख इंजीनियर्स घर में बैठ के भजनी बजाते हैं माता पिता का खाते खाते। सोचो जब इंजीनियर्स का ये हाल है तो एमबीए होल्डर्स का क्या हाल होगा, बीकॉम होल्डर्स का क्या हाल होगा, अब कई डिग्रियां हैं इनका क्या हाल होता होगा। और सिर्फ कर्नाटका का ये हाल है तो पूरे हिंदुस्तान का क्या हाल होता होगा। यस और नो? मुझे एक चीज समझ में नहीं आती सर, हमारे यहाँ
हर MBA कॉलेज के सामने, हर इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने एक एडमिशंस के टाइम पे एक बहुत बड़ा बैनर लगा होता है और बैनर पे लिखा होता है 100% जॉब गारंटी फॉर योर चाइल्ड। यहां पे भी लिखते हैं क्या? गुजरात में भी जॉब के लिए गारंटी, यहां तो बिजनेस के लिए गारंटी देना है, राइट। चलो, अब मैं ये देखा, मेरे को समझ नहीं आया, 100% जॉब गारंटी। अब फिर भी बाप बच्चे को लेके जाके 5-10 लाख रुपए रख के भेज रहा है कॉलेज। सर, जॉब को हिंदी में क्या कहते हैं? जरा जोर से बोलो ना यारो, पीछे वाले गुटका थूक के बोलो ना, जरा जोर से बोलो ना जी। क्या कहते हैं? नौकरी का लास्ट का आई निकाल दो, क्या बना? तो कॉलेज वाला खुद बोल रहा है कि आपके बच्चे को हमारे कॉलेज में फेंको, हम उसको 100% नौकर बना के भेजेंगे, साहूकार बना के नहीं भेजेंगे। फिर भी बाप 5-10 लाख रुपए रख के बच्चे को नौकर बनाने के लिए कॉलेज में रिक्वेस्ट कर करके एडमिशन करवा। समझ नहीं आता सर। अब ये सारी चीजें जब मैं BBM में था तो ये जो लेक्चरर आए थे ना, इन्होंने ये पाठा मुझे पढ़वाई थी कि जिंदगी में कभी ये मत कर, राइट। तो मैं बिजनेस के ऊपर फोकस करने से भी पहले मेरे एक रिलेटिव थे, वो मेडिकल रेप थे। मेडिकल रेप समझते आप? डॉक्टर के पास जाके रात के 2 बजे तक बैठ के वो खोल के कैटलॉग, मेरी गोली लिखो, तेरी गोली लिखो, मेरी गोली लिखो, तेरी गोली लिखो, राइट। तो ये काम मेरे एक रिलेटिव, मेरे चाचा करते थे। मैं उनके पास गया, बोला सर मुझे हिंदी आता है, कन्नड़ा आता है, तेलुगु आता है, तमिल मलयालम छोड़ के इंग्लिश भी आता है, 4-5 लैंग्वेज तो मैं ऐसे ही बात कर लेता हूँ, आधा साउथ जोन में देख लूंगा, एज ए पार्ट टाइम मुझे आपके साथ रख लो, 10-15 हजार रुपए जॉब दिलवा दो, सैलरी। अगर 10-15 हजार रुपए भी अगर मुझे मिल गए तो उन 15 हजार रुपयों को मैं सेव कर करके MBA करूंगा, बेंगलोर और हैदराबाद शिफ्ट होके, राइट। MBA करने के बाद फिर एक और अच्छी जॉब करूंगा 25-30 हजार की सैलरी की, वो भी पैसे इकट्ठा कर करके 5-10 लाख रुपए लेके मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगा। सेट था मसला। अब मैं उनके पास गया, उन्होंने बोला शबीर 15 दिन रुक, 15 डेज रुक जा, उसके बाद मैं तुझे एक सरप्राइज दूंगा। पता क्या हुआ? 15 दिन के बाद जिनको मैं जॉब पूछ रहा था वो खुद वो जॉब छोड़ दी, छोड़ के वो वेस्टीज में ज्वाइन कर गए। अब मुझे कॉल किया उन्होंने, बोला शाम के 5 बजे हम क्रिकेट खेलते थे, तो उन्होंने कॉल किया, शब्बीर वेयर आर यू? मैं बोला बैटिंग कर रहा हूं। उन्होंने बोला तेरे साथ कौन है? मैं बोला मेरा एक जिगरी फ्रेंड है जो बॉलिंग कर रहा है। तो उन्होंने बोला तुम दोनों यहाँ पे आ जाओ। एक होटल में हमें बुलाया गया, वहां पे हम गए। अब जैसे ही हम गए तो मुझे जिन्होंने बुलाया, मेरे रिलेटिव, वो इधर बैठे थे, टेबल ऐसा था, यहाँ पे 2 लोग इस तरह बैठे थे, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, वेस्टीज का टाई। अब मुझे ये वेस्टीज की टाई मुझे क्या पता था जब। अब वो 2 लोग वहां बैठे थे, मेरे रिलेटिव यहां बैठे थे। अब मैं और मेरा दोस्त नूर दोनों गए। अब मैं नूर को बोला, नूर दोनों ठई वही में आए, शायद इंटरव्यू लेने के लिए आए, जॉब पक्का। मैं 15 दिन पहले इनको जॉब पूछा था, जॉब पक्का, थोड़ा तमीज से बैठ, तमीज से। राइट, हम दोनों तमीज से बैठ रहे। मुझे बाद में पता चला जिसके सामने मैं तमीज से बैठ रहा था, साला वो 4th स्टैंडर्ड फेल था, वो भी उर्दू मीडियम। अब जाके हम तमीज से बैठे। अब जैसे ही तमीज से बैठे, उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, नोनी, स्पिरुलिना, आंवला, दुबला मोटा होता, मोटा दुबला होता, हमारे यहाँ कैंसर निकल गया, हमारे यहाँ हार्ट अटैक चला गया। मैं बोला सारे कैंसर हॉस्पिटल्स तुमने ही बंद करवा दिए, फिर क्या बातें करते हो सर। सारी चीजें उन्होंने बोले, जब डाइटरी फाइबर नहीं था, राइट। सिर्फ 37 प्रोडक्ट्स थे वेस्टीज में। कितने? 37 प्रोडक्ट्स। और हमने उस टाइम टीम बनाई सर, 2013 मई में मैं ज्वाइन किया था, 19 साल की उम्र थी मेरी। पता, जब 3G 4G नहीं था, सिर्फ 2G था। क्या जी? 2G। और वेस्टीज का ऐप नहीं था, वेबसाइट था, www.mywestige.com टाइप करके एंटर मार के पानी नहा के आने के बाद पेज ओपन होता था। प्रोफाइल में आईडी पासवर्ड डाल के ब्रेकफास्ट करके आने के बाद प्रोफाइल ओपन होती थी। और ये जो हेयर ऑयल है ना, हमारा हेयर ऑयल का ऊपर का जो ढक्कन होता है ना, ढक्कन फुट के आधा हेयर ऑयल ची के हमारे हाथ में आता था। अब वो हेयर ऑयल लेके जाके हम कस्टमर को देना था। बताओ हम कैसे कन्विंस किए होंगे कस्टमर को? सोचो आप।
इस टाइम से काम कर रहे हैं, राइट? फिर भी हिम्मत नहीं हारी सर, काम करते गए, मगर काम करने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पे। अब जैसे ही उन्होंने वेस्टीज के बारे में बोला, मैं बोला सर अच्छा वो प्रेस्टीज की कुकर कंपनी, अरे वो नहीं वेस्टीज वेस्टीज। मैं बोला अच्छा वेस्टेज, नहीं वेस्टीज वेस्टीज। आपको भी कई लोग ऐसे मार्केट में मिलते होंगे जो कहते होंगे प्रेस्टीज कुकर की कंपनी या वेस्टेज कंपनी। मैंने भी यही डायलॉग मारा था, आज यहाँ पे हूं, राइट? तो इसके बाद मैं सिंपल सा डायलॉग मारा, पूरा सुनने के बाद मैं बोला सर अम्मी को पूछ के बताऊंगा। अब मार्केट में आपको ऐसे लोग मिलते हैं कि मम्मी को पूछ के बताऊंगा, पापा को पूछ के बताऊंगा, राइट? कुछ लोग कहते हैं हस्बैंड को पूछ के बताऊंगी, कुछ कहते हैं बीवी को पूछ के बताऊंगा। ये तो मिलना नॉर्मल है, ऐसा और नो। मगर पता नहीं मैं कितना अनलकी फेलो था, मुझे एक बंदा ऐसा मिला, 1.5 घंटा उसको मैंने प्लान बताया, 4 घंटे उसके सवाल के जवाब दिए। कसम से बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा मैं। 4 घंटे, दोपहर के 2 बजे से शाम के 6 बजे तक मेरे मुंह में ना पानी गया ना खाना गया, खुद तो खा के आके बैठा था। 4 घंटे उसके सवाल के जवाब दिया सर। सारा सुनने के बाद पता क्या कहता है, शब्बीर जी आपकी बातें मुझे समझ में आ गई, मैं सास को पूछ के बताऊंगा। अब जब मेरी शादी नहीं हुई थी मुझे पता नहीं था सास इतनी डेंजर होती है। अब शादी के बाद पता चला सुपर डेंजर होती है। नहीं मेरी ऐसी नहीं है, आपकी होंगी, राइट? तो ऐसे भी मिल जाते हैं लोग, राइट? तो मैं बोला सर मैं मम्मी को पूछ के बताऊंगा। तो अब आगे वाले को पता था इसकी मम्मी ऊ बोलेगी नहीं, ये बोलेगा नहीं, इसको पकड़ के अभी कुछ निपटाए नहीं। तो उन्होंने बोला शब्बीर और 2 मिनट मिल सकते हैं मुझे? मैं बोला ले लो सर। तो 2 मिनट मैं और मेरा फ्रेंड बैठे, तो उन्होंने बताया शब्बीर बैंगलोर में एक बंदा फर्स्ट स्टैंडर्ड 7 मंथ्स स्कूल को गया, अनएजुकेटेड, 13 साल लोकल ऑटो का ड्राइवर था, वेस्टीज में आने से पहले किसी कंपनी में 9 साल तक काम किया, कुछ भी नहीं मिला। यहां पे आके 4 साल के अंदर एक ऑटो का ड्राइवर आज BMW कार चलाता है। तो जैसे ही उन्होंने बोला, मेरे जो बाजू बैठा था ना मेरा दोस्त, उसने मुझे जोर से पिंच किया, बोला और कुछ मखमल की टोपी डलवाना बाकी है या चले? राइट? मैं बाहर जाके उसको पूछा क्या जी? कहता जब एक ऑटो का ड्राइवर BMW चलाता है तो मैं और तू गधे चराने के लिए BBM पढ़ रहे, वो लोग टोपी डाल रहे हैं, तू डलवाते जा रहे, चल यहां से निकल। तो वहां से हम निकले, 15 दिन तक मैं मेरे अपलाइन को मिला नहीं सर, छुप के फिरा। 16th डे मेरे अपलाइन ने मुझे देखा, बोला आधार कार्ड दे। राइट? अब आधार कार्ड के साथ मेरे पास 610 रुपए थे, जब 1000-1200 रुपए में 330 PV हो जा रही थी, राइट? तो मैं 610 रुपए दिया, थैंक्स टू माई अपलाइन। उस वक्त उन्होंने अपने पॉकेट के 390 रुपए डाल के मुझे ज्वाइन करवाया, तब मैं यहाँ पे आज खड़ा हूँ। राइट? तो वेस्टीज में ज्वाइन करने के 8-10 दिन के बाद प्रोडक्ट आया। प्रोडक्ट आने के बाद मैं खाया कुछ प्रोडक्ट, घर में जाके बोला। अब घर में जैसे ही मैं जाके बोला तो मेरे फादर ने बोला अगर तुझे साबुन तेल पेस्ट बेचना है तो घर से बाहर निकल। राइट? मैं मेरे फ्रेंड्स के पास गया, कोई नहीं माना, तो मैं मेरे सीधा क्लास को गया। क्लास में हम 4 लोग थे। कितने लोग थे जरा जोर से बोलो? 4 में मैं भी था। 2 लड़कियां थे, 2 लड़के। अब मैं पहली लड़की के पास गया जो मेरे दिल के नहीं सिर्फ करीब थी, एज ए फ्रेंड। तो मैं उसको जाके बोला यार अमरीन, जिंदगी के 2 साल, रोज के 2 घंटे वेस्टीज को दे दे प्लीज। पता हो क्या कहती? हमारे अब्बू मारते। अब मैं दूसरी लड़की के पास गया, जाके बोला यार जिंदगी के 2 साल, रोज के 2 घंटे वेस्टीज को दे दे प्लीज। कहती शब्बीर आपको मालूम नहीं मेरा एंगेजमेंट 15 दिन हुआ, हमारे मियां मारते। अब मैं ऐसा हो गया था अमिताभ बच्चन, जाग जाओ जिंदगी के 2 बूंद, पोलियो जिंदगी के 2 बूंद। अब मैं गया, मेरा दोस्त, मेरा यार जो मेरे बेंच में बैठ के पढ़ता था 5 साल से, उसका नाम था अय्यूब। क्या था? कुछ लोगों को याद है मेरा दोस्त, राइट? मैं उसके पास गया, बोला अय्यूब जिंदगी के 2 साल, रोज के 2 घंटे प्लीज। पता उसने क्या बोला? शब्बीर को किसी ने साबुन तेल बेचने वाला नींबू करा दिया। आज भी मिलता है सर वही खटारा स्कूटी। अब मैं कौन सी कार में जाता हूं आपको बाद में दिखाएंगे सर,
पता कहता है शब्बीर भाई बहुत दिन के बाद मिले हो, चलो चाय पीते हैं। जब हम चाय पीने जाते हैं ना, कहता है शब्बीर तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी। मैं कहता हूं किस्मत बहुत खराब थी साले, तेरे नींबू ने काम किया सब। किस किस को चाहिए वो नींबू? पीछे वाले किस किस को चाहिए नींबू? वो नींबू मिस्टर इंडिया की तरह हिडन होता है, दिखता नहीं है। और सिर्फ 2 साल उस नींबू को अपने पॉकेट में रख के घूम लो, वो नींबू कुछ नहीं करेगा, आपको एक मर्सिडीज दिलाएगा, साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप लेके जाएगा, महीने का 1 लाख रुपए इनकम दिलाएगा। राइट? और वो नींबू पता किसके पास मिलता है? अपलाइन के पास। और जिस अपलाइन के पास कार है उसके डिक्की में तो बहुत भरे पड़े हुए हैं, एक लेके रख लो बस, जिंदगी मस्त। राइट? तो ऐसे मुझे रिजेक्शंस मिले। मैं सीधा गया मेरे अपलाइन के पास, बोला सर, फ्रेंड्स को बोला, रिलेटिव्स को बोला, पेरेंट्स को बोला, सबको बोला, कोई नहीं मान रहा, क्या करो आप? व्हाट नेक्स्ट? तो पता मेरे अपलाइन ने क्या बताया? शब्बीर गांव छोड़। मैं बोला है तेरे गांव के लोग तुझे नहीं मानेंगे, घर की मुर्गी दाल बराबर। तू एक काम कर, तेरे गांव से 50 किलोमीटर दूर एक सिटी है बल्लारी। मैं पहले गांव में रहता था, बल्लारी अब रहते हैं। तो बल्लारी जा, बल्लारी के लोग थोड़ा सोच बड़ी रखते हैं, तो वहां जाके टीम बना। सर यू बिलीव इट और नॉट, मैं 10 बार हमारे गांव से बल्लारी को 60 किलोमीटर दूर मेरे पास एफजेड बाइक थी, 300 रुपए डाल डाल के पेट्रोल 10 बार जाके एक बार में 10 लोगों को ढूंढ के मैं पार्क में बिठा के मीटिंग करता था। 11वीं बार 10 या 11 लोगों को बिठा के मैंने मीटिंग किया। 110 से 120 लोगों को मैंने प्लान बताया। 10 से 11 बार घूम के एक बंदा ज्वाइन होना तो दूर, किसी ने 35 रुपए वाला अश्योर सोप तक नहीं खरीदा, जब अश्योर सोप 35 रुपए का था। वापस आते वक्त मैं प्योरली नेगेटिव हो गया था। प्योरली मैं सोच रहा था कि अब नो वेस्टेज, अब कोई अपलाइन कॉल करा, आफ्टरनून में गुड मॉर्निंग बोला, इसकी गुड नाइट करके अब पक्का। राइट? जब भी फोन करो कहता है 6 लाओ। कहां से लाओ? 120 को बोला, एक नहीं आया, 6 कहां से लाओ? अब मेरे पास सिर्फ एक चारा था, कोई खबरस्तान चले जाओ, मुर्दे को प्लान बताओ, मुर्दे का आधार कार्ड निकालो, ज्वाइन कराओ। मैं बोला नहीं, अब नहीं होगा, नो वेस्टेज। नेगेटिव में आ रहा था बाइक चलाते हुए। थैंक्स टू अब्दुल कलाम सर, मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ा था। उनके 2 स्टेटमेंट सडनली मेरे जहन में आए। पहला स्टेटमेंट था अब्दुल कलाम सर का, जो मुझे मोटिवेट किया कि फेल्यूर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। फेल्यूर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। मैं सोचा कि शब्बीर 19 साल की उम्र में जब तुझे इतने फेल्यूर आ रहे हैं तो एक दिन आएगा, सक्सेस जरूर मिलेगी। दूसरा स्टेटमेंट मेरे जहन में आता गया अब्दुल कलाम सर का कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। मैं जहन में एक ही चीज सोचा कि 19 साल की उम्र में जब तुझे तेरा रब इतना जला रहा है तो एक दिन आएगा तू पूरे हिंदुस्तान में चमकेगा। सर आज सऊदी अरब में मेरा एग्जाम्पल देके लोगों को ज्वाइन कर रहा है। राइट? मगर जर्नी इतनी आसान नहीं थी सर। अब्दुल कलाम सर के स्टेटमेंट के बाद बहुत हालात बहुत खतरनाक थे। आप एक और स्लाइड चेंज करो। मैं बस स्टैंड पे सोता था सर। अब इस पे थालियां क्यों बज रही है? आपको खुशी हो रही है? मैं बस स्टैंड पे सोता था इसलिए क्योंकि मेरे पास लॉड्ज में सोने के 400 रुपए नहीं हुआ करते थे। अब मेरी मदर को ये मेरा चेक, जब बड़ा चेक, मेरा हाईएस्ट चेक आया ना, जब मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, उसके बाद पता चला कि मैं यहां पे सोता था। 8 से 10 दिन मैं यहां पे सोया। एक पुलिस आके मुझे डांटा, अगर कल से यहां पे आया कल जेल में सोना पड़ेगा। तो मैं वहां से उठा, रेलवे स्टेशन गया। 3 रुपए की प्लेटफॉर्म टिकट मिलती थी। जब 3 रुपए की प्लेटफॉर्म टिकट लेके मैं रेलवे स्टेशन पे चेयर्स पे अगर सोया तो पुलिस फिर से मारेगा, इसीलिए चेयर के नीचे सोता था सर। क्यों सोता था? ताकि
पुलिस को मैं ना दिखूं, चेयर पे जो भी आके बैठता था उसके पैर मेरे पेशानी को लगते थे। और एक दिन पुलिस को मेरे पर रहम आया, पुलिस आके बोला कि तुम यार लॉज में नहीं सो सकते तो यहाँ पे 50 रुपए में एक बेड मिल जाएगी, तुम्हें 50 रुपीज दे दो, एक बेड मिल जाएगी बस स्टैंड पे। सर बेड के 50 रुपए नहीं होते थे मेरे पास। हुबली एक सिटी है कर्नाटका में जहां पे मैं जाके बहुत काम किया, आज भी कर रहा हूं। वहां पे रेलवे स्टेशन उतरने के बाद, रेलवे स्टेशन के बाहर आके नीचे उतरने के बाद रोड पे एक एग राइस का ठेला लगा होता है। 10 रुपए में एग राइस मिलता था वहां पे, 10 रुपीज में। आप मानो या ना मानो, मेरे पास सुबह से सिर्फ पानी पी पी के प्लान्स बताता था। आप झूठ समझो या सच, रोज के 40 1-to-1s करता था, रोज के 40 1-to-1s, 40 1-to-1s करता था। मुंह मेरा सूख जाता था। दोपहर के 2-3 बजे मुझे भूख लगती थी, उस ठेले वाले के पास जाके मैं ठहरता था। वो मुझे देता नहीं था, इसलिए क्योंकि मेरे पास 10 रुपए नहीं होते थे। भूख ज्यादा लगने के बाद मैं जाके रिटेल करता था, स्पिरुलिना, अश्योर सोप, जितने भी प्रोडक्ट है हमारे, रिटेल करता था। 10-20 रुपए, 50-100 रुपए भी अगर मुझे मिल गए रिटेल के, तो उन रिटेल पैसों से शाम के 6 बजे उस ठेले के पास जाके मैं 10 रुपए का एग राइस खाता था। शाम के 6 बजे इसलिए खाता था ताकि दोपहर की भूख भी खत्म हो जाए और रात में भूख भी ना लगे। और रात के 11-12 बजे, 7:20 या 8 बजे वहां से एक ट्रेन निकलती थी, हुबली से डायरेक्ट मैसूर जाती थी। उसका नाम हम्पी एक्सप्रेस। और हम्पी एक्सप्रेस की एक स्पेशलिटी होती है, बैठने के लिए, ठहरने के लिए नहीं, आपको अंगूठा रखने के लिए भी जगह नहीं होती। इतनी टाइट, इतनी रश। उस ट्रेन में मैं बाथरूम के पास बैठ के रात के 12 बजे बल्लारी उतरता था। बल्लारी उतरने के बाद जैसे ही टैक्सी करके एयरपोर्ट में आते हैं ना, रेलवे स्टेशन के सामने ऑटो करके आते हैं, तो ऑटो वाले आते थे ऑटो करके। मैं बोलता था मेरा घर यहां से 4 किलोमीटर दूर है, घर का एरिया बताता था, सीट के हिसाब से बता कितना लेगा। पता ऑटो वाला कहता था सीट के हिसाब से लूंगा 8 रुपए। कसम से बता रहा हूं, 8 रुपए मेरे पास होते थे मगर मैं देता नहीं था। इसलिए नहीं देता था क्योंकि सोचता था कि 8 रुपए को और 12 रुपए में कल ऐड कर दूं तो 20 रुपए होंगे। 20 रुपए अगर मैं पॉकेट में रख लिया तो कल सुबह फील्ड वर्क में मैं जब जाऊंगा तो 20 रुपए में मुझे 2 इडली और एक वड़ा मिल जाएगा। इसीलिए रात के 12 बजे 8 रुपए बचाने के लिए मैं 4 किलोमीटर बैग डाल के कंधे पे घर जाता था। गली में जब कुत्ते भाऊ भोगते थे तो गली को सिग्नल मिल जाती थी कि शब्बीर इज कमिंग। इतनी मेहनत। और मैं आपको बताता गया तो टाइम बहुत कम है, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद टीम छोटी सी बनी। पहला महीने का चेक 381 रुपीज सॉरी, और 22 रुपए जो पहले महीने के थे। सेकेंड महीने का चेक पहला बता रहा हूं मैं, पहले महीने 22 रुपए, दूसरे महीने 381, दोनों मिला के 403 कुछ आया। उसके बाद सेकेंड मंथ का चेक आया 8 रुपए। कितने? 8 रुपए। वो 8 रुपए देख के मुझे वो ऑटो का किराया याद आ गया कि बाली सर तक पहुंच गई न्यूज, इसीलिए ऑटो का किराया देके भेजे। और तीसरे महीने का चेक आप देखे होंगे कुछ आया, थर्ड मंथ का चेक। उसके बाद अब मैं नहीं छोड़ा, काम करता गया, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना। 5,500 का चेक आया। जैसे ही 5,500 का चेक आया, मेरे अपलाइन का फोन आया कि शब्बीर कांग्रेचुलेशंस। मैं बोला सर क्यों? कहते बेंगलुरु के अंदर पहली बार 5 स्टार होटल में वीएलसी ट्रेनिंग चल रही है, वीएलसी जिसके लिए दीपक सूद सर आ रहे हैं, दीपक सूद सर। अब मैं जिंदगी में पहली बार 5 स्टार होटल को गया, 2 दिन वीएलसी दीपक सर के लिया। और आते वक्त आज भी मुझे याद है, दीपक सर को हक करके एक बात बोल के आया कि सर आज तक शब्बीर ने जो दिखाया साउथ में वो ट्रेलर था, आज के बाद मूवी दिखाऊंगा। और उस दिन से मैं कॉलेज को नहीं गया, करेस्पॉन्डेंटली मैंने अपनी डिग्री को खत्म करा, वेस्टीज को फुल टाइम करता गया। 403 रुपए से इनकम जंप होते होते 44,000 रुपीज, 92,000 रुपीज, 1,08,000, 1,58,000, ग्रो करते करते 2,36,000, यूनिवर्सल क्राउन बनने के बाद 3,18,000, 4,04,000 रुपए आने के बाद लाइफ ऐसे थी फिर ऐसे हो गई। जिस बंदे को इंस्पिरेशन समझ के वेस्टीज में काम स्टार्ट किया था, उसी बंदे ने कच्चे धागे से गला काटा। खुद के सीनियर ने खुद की कंपनी बनाई, 4 लाख पीवी देने वाली टीम लेके चले गए।
दीपक सर की एक बात उस टाइम पे मुझे याद आई कि शब्बीर, सचिन तेंदुलकर की एक बात याद रख ले, माहौल कैसा भी हो क्रीज पे डटे रहना है, माहौल जरूर बदलेगा, आउट नहीं होना, कभी आउट नहीं होना। एक ही चीज थी, 4,04,000 रुपए का चेक 1,58,000 को आ गया था, कमिटमेंट्स 2.5 लाख रुपए थे, सेविंग 2 लाख रुपए थी। 2 लाख रुपए सेविंग से 1 लाख रुपए निकाल के कमिटमेंट्स को पूरे किया था। नेक्स्ट मंथ फिर 1 लाख रुपए निकाल के कमिटमेंट को पूरे करके पूरा जीरो बैलेंस। बहन की शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे, खुद की शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे, घर का किराया, घर को चलाना, सब कुछ मेरे सर पे। सर सिर्फ रोते जा रहा था, रोते जा रहा था, रोते जा रहा था, रोते जा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मगर दूर दूर तक वेस्टीज को छोड़ने का ख्याल नहीं था, गिव अप करना जानता नहीं था। वेस्टीज को मैं करता गया। फिर से मैं सोचा और वहां से मुझे कॉल आया कि एक चीज तेरे पास है, आज हां कर दे वरना पूरी टीम खा जाऊंगा। मैं बोला दम है तो तोड़ो, दम है फिर से बनाऊंगा। तुम 10 तोड़ो 100 बनाऊंगा, 100 तोड़ो 1000 बनाऊंगा, 1000 तोड़ो 10,000 बनाऊंगा, क्योंकि जिनको तुम तोड़ रहे हो उनको मैंने बनाया था। उन जैसे हजारों को फिर से लाऊंगा। राइट, काम करता गया सर, टीम बिल्डिंग के ऊपर बहुत माहिर था, टीम बनाते गया। 4,04,000 रुपए से जीरो 1.5 लाख रुपए पे आके अगेन जंप करा 9,18,000, 10,26,000, 11,13,000, 11,98,000 एंड हाईएस्ट चेक आज तक मैं वेस्टीज से लिया 12,37,000 रुपए मेरा सिंगल मंथ का। और आज तक मैंने 4 करोड़ रुपए से ज्यादा वेस्टीज से कमा लिया। 4 करोड़ रुपए। किस किस को इस 4 करोड़ रुपए डाउट है? थोड़ा हाथ ऊपर कर सकते हैं प्लीज। राइट, जिन जिन को इस 4 करोड़ रुपए पे डाउट है, मैं आपको मेरा इनकम स्टेटमेंट दिखाने के लिए रेडी। अगर उस पर भी डाउट है तो मेरा पैन कार्ड नंबर देने के लिए रेडी। उस पे भी डाउट है तो मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट का नंबर देने के लिए रेडी। उस पे भी डाउट है तो मेरा ITR एक्नॉलेजमेंट देने के लिए रेडी। उस पे भी डाउट है तो P&L देने के लिए रेडी। उस पे भी डाउट है तो बैलेंस शीट देने के लिए रेडी। उस पे भी डाउट है तो फॉर्म 16 देने के लिए रेडी। उस पे भी डाउट है तो फॉर्म 16 ये देने के लिए रेडी। उस पे भी डाउट है फॉर्म 26 देने के लिए रेडी। उस पे भी डाउट है तो फॉर्म 26 AS देने के लिए रेडी। उस पे भी डाउट है तो हर महीना 2 लाख रुपए गवर्नमेंट को GST पे करता हूं, उसका 3B फॉर्म देने के लिए रेडी। उस पे भी डाउट है तो GST का चलन और इनवॉइस दिखाने के लिए रेडी। उस पे भी डाउट है तो बैंक मैनेजर के पास लेके जाने के लिए रेडी। उस पे भी डाउट है तो बैंक को लेके जाने के लिए रेडी। उस पे भी डाउट है तो बैंक का पासबुक देने के लिए रेडी। अगर उस पे भी डाउट है तो मुझे आप पे डाउट है, क्योंकि जितने फॉर्म्स के नाम मैंने लिए वो वही बंदा जान सकता है जो पे कर रहा है, वरना बंदा सिर्फ 2 जानता है, एक फॉर्म 16 एक फॉर्म 26। उसको 3B क्या पता नहीं, क्योंकि पे करता नहीं। यस और नो? सर, वी आर व्हाइट कॉलर पीपल। यस, हमारे अकाउंट को पैसे आने से पहले गवर्नमेंट को पैसे जाके हमारे अकाउंट को पैसे समझ लो। आपको पता, आज तक मैंने 30-40 लाख रुपए तक टैक्सेस पे कर दिए। 30-40 लाख रुपए तक टैक्सेस पे कर दिए। और 3 कारें खरीदी वेस्टीज से, एक निसान माइक्रा, दूसरी होंडा WRV, तीसरी मर्सिडीज बेंज वर्थ ऑफ 63 लाख रुपीस। हाँ, वो जो कार है आपके यहाँ पे मेरे ख्याल से 55 या 56 लाख में मिल जाती है, मगर कर्नाटका का जो वो है RTO, उसका 18% वो है, तो 63 लाख रुपीस मुझे इसको पड़ी। और थोड़ा उसको और मैं मॉडिफाई करवाया तो 65 लाख रुपीस की कार मैंने खरीदी। उसके साथ साथ मैं 65 लाख रुपीस का घर खरीदा। फिर टोटल 4 प्रॉपर्टीज वेस्टी से बनाया। आज मेरी टीम में 103 लोग कार में घूमते हैं। 103 लोग। राइट, हमारी टीम में 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए से ज्यादा अर्न करते हैं। 2 लोग ऐसे हैं जो 5 लाख रुपए कमाते हैं। 10 लोग ऐसे हैं जो 3 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं। सर सोचो, ये सिर्फ वेस्टीज सिर्फ आपको कामयाबी नहीं देगा, आपको भरोसा करके जो आएगा सबको कामयाब देगा, अगर काम करोगे तो। राइट, मैं यहां तक कैसे पहुंच पाया? टीम बिल्डिंग। अगर राजा बनना है, राजा बनना है, गुटका थूक के बोलो ना जरा जोर से। राजा बनना है तो बड़ा साम्राज्य बनाना पड़ेगा। जितना बड़ा साम्राज्य उतने बड़े राजा। अब टीम बिल्डिंग, किस किस को टीम बनाना है? टीम बनाना है। राइट, मैं जाते जाते 2 मिनट के अंदर आपको टीम बिल्डिंग का एक फॉर्मूला देके जाऊंगा। अगर आप समझदार को, अगर आप इस स्टोरी को समझ गए तो लाखों की टीम बनाओगे।
नहीं समझे तो खुद भी नहीं टिक पाओगे, राइट? तो एक दिन क्या हुआ, ये जो स्टोरी है इसमें मैं कम और आप ज्यादा बात करेंगे। आप वादा करोगे तो मैं स्टोरी बोलूंगा, वरना वैसे भी मेरा टाइम हो गया। बोलेंगे पीछे वाले दाने दाने में केसर का दम थूक के बोलना पड़ेगा। पक्का बोलेंगे ना? पक्का? एक दिन क्या हुआ, मैं चिकन मार्केट को गया। चिकन मार्केट में मैं आधा किलो चिकन लिया। अब जैसे ही चिकन की बैग लेके मैं बाहर निकला, बाहर कौन था? आप बहुत गए हो चिकन मार्केट, बहुत तजुर्बेदार लोग हैं यहाँ पे। तो कुत्ता था बाहर, तो कुत्ते ने मेरे बैग को देखा। अब जैसे ही कुत्ते ने मेरे बैग को देखा, क्या करेगा? राइट? तो अब मैं क्या करा, कुत्ते को दूं या भागूं? अब मैं भाग रहा था, कुत्ता मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं आगे, कुत्ता पीछे, मैं आगे, कुत्ता पीछे। कुत्ते को 65 किलो का शब्बीर नहीं, आधा किलो मुर्गी चाहिए। जैसे ही कुत्ते ने मेरे बैग को देखा, कुत्ते का ड्रीम क्या बन गया? जरा जोर से बोलो ना जी, पीछे वाले प्लीज। कुत्ते का गोल क्या बन गया? कुत्ते का ड्रीम क्या बन गया? कुत्ते का एम क्या बन गया? कुत्ते का टारगेट क्या? तो मैं और स्पीडली भाग रहा हूं, और स्पीडली भाग रहा हूं, कुत्ता भी पीछे भाग रहा है। राइट साइड एक पान शॉप था, पान शॉप, वहां पे और 4 कुत्ते। कुत्ता कुत्ते को साथ देगा या मुझे साथ देगा? कितने कुत्ते हुए? 5 कुत्तों का ड्रीम क्या? 5 कुत्तों का गोल क्या? 5 कुत्तों का टारगेट क्या? 5 कुत्तों का एम क्या? 5 कुत्तों को 65 किलो का शब्बीर नहीं, आधा किलो चिकन चाहिए। वो 5 कुत्ते मेरे पीछे, मैं अकेला भाग रहा हूं। लेफ्ट साइड एक बाईपास आया, बाईपास के पास और 4 कुत्ते। कितने कुत्ते हुए? 9 कुत्तों का गोल क्या? 9 कुत्तों का एम क्या? 9 कुत्तों का टारगेट क्या? जो नहीं बोल रहे उन्हों कौन? कुत्ते। मैं अब शाप दूंगा सर, जो नहीं बोल रहे भगवान उनके मुंह को सलामत रखे। 9 कुत्तों का गोल क्या? चिकन। 9 कुत्तों का एम क्या? चिकन। 9 कुत्तों का टारगेट क्या? चिकन। 9 कुत्तों का ड्रीम क्या? चिकन। 9 कुत्तों को शब्बीर नहीं चाहिए, 9 कुत्तों को चिकन चाहिए। मैं और स्पीड भाग रहा हूँ। राइट साइड एक ढाबा आया, वहां और 4 कुत्ते। कितने कुत्ते हुए? 13 कुत्तों का ड्रीम क्या? चिकन। 13 कुत्तों का गोल क्या? चिकन। 13 कुत्तों का एम क्या? चिकन। 13 कुत्तों का टारगेट क्या? चिकन। कुत्ता टीम बना रहा, आपको क्या प्रॉब्लम? कुत्ते ने भागते भागते तेरा आधार कार्ड ले लिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है बताऊं? जैसे ही एक कुत्ता मेरे बैग को देखा, वो बैग उसका गोल बन गया, और उसका गोल क्लियर था। और उस कुत्ते का जो गोल था, वो गोल के ऊपर उसको क्लैरिटी थी, और उसी गोल के ऊपर वो फोकस कर रहा था। गोल एंड फोकस। कुत्ता उस गोल के ऊपर फोकस करके भाग रहा था। इसने किसी को प्लान नहीं बताया। जो 4 दोस्त पान शॉप के पास थे ना, उन्होंने इसके एक्साइटमेंट को देख के उन्होंने सोचा कि यार ये इतनी शिद्दत से भाग रहा है तो कुछ तो है, चल हम भी भागते हैं। अब 5 लोग आ गए, 5 लोगों का गोल एक, फोकस एक। 5 लोगों की एक्साइटमेंट को देख के जो बाईपास के पास और 4 दोस्त थे, उनको लगा कि 5 लोग भाग रहे हैं तो कुछ तो जरूर है, चल चलते हैं। 9 लोग भाग रहे हैं तो और 4 लोग देखे। सर, अगर आपका गोल क्लियर एंड कट हो, उस पे आपका फोकस क्लियर एंड कट हो, तो आप लोगों के पास नहीं, लोग खुद आपके पास आएंगे। आपको एक चीज बताऊं जाते जाते, इस देश में, हिंदुस्तान में कामयाब होने के लिए 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। कितने? पहला प्लेटफॉर्म पॉलिटिक्स, जिगर चाहिए, हमारे पास नहीं है। दूसरा प्लेटफॉर्म फिल्म इंडस्ट्री, चेहरा चाहिए, हमारे पास नहीं है। तीसरा प्लेटफॉर्म हम और आप जैसे आम लोगों के लिए, मेरा रब, वो भगवान हिंदुस्तान में हम और आप जैसे लोगों को कामयाब करने के लिए तीसरा प्लेटफॉर्म वेस्टीज बनाकर। Thank you so very much for calling me here. God bless. Thank you. Thanks a lot, Kapil. Thank you.